नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुद्रपुर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। 99 नए रिक्रूट सिपाहियों ने फायर पुलिस की ट्रेनिंग जो है वो पूरी की और फायर पुलिस का विधिवत हिस्सा बने दीक्षांत समारोह में नए परीक्षार्थी मार्च पास्ट कर रहे थे और सलामी देकर देश सेवा कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली है। और साथ ही आपको बता दें कि पासिंग आउट परेड के बाद में सभी में उत्साह देखते ही बन रहा था और मुख्य अतिथि आईजी कुमाऊं रेंज द्वारा सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया और साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को पुरस्कार भी दिया गया। जो फायरमैन पुलिस में भर्ती हुए हैं, इनका जो बेसिक ट्रेनिंग था 6 महीने से थोड़ा सा ज्यादा का, ये आज पूरा हुआ है, जिसमें कि 99 रिक्रूट्स यहाँ से पास आउट हुए हैं और काफी अच्छे ढंग से इनकी ट्रेनिंग हुई है आज, जैसा आपने परेड में भी देखा होगा। और अब ये अपने फील्ड ट्रेनिंग के लिए चले गए। कोई के अलावा पोस्टिंग तो बाद में होगी, अभी तो पहले ये फील्ड ट्रेनिंग के लिए जाते हैं विभिन्न स्थानों पर, और एक बार जब पूर्ण इनका प्रशिक्षण हो जाएगा उसके बाद पोस्टिंग की जाएगी। तो वहीं हल्द्वानी में मतदाताओं को ईवीएम मशीन और वोटिंग के लिए जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोगों से डमी वोटिंग कराई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि जिससे कि नए मतदाता को स्पष्ट किया जा सकेगा कि जो भी वोट आप ईवीएम में डाल रहे हैं वही वोट पड़ता है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से चलाई जा रही इस पहल पर अधिकारियों का कहना है कि तरह तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वयं मतदाताओं को बताया जा रहा है कि कैसे वोट डाला जाता है और ईवीएम कैसे काम करती है और वो जो वोट मतदाता डालते हैं उसकी 7 सेकंड की पर्ची दिखाई देती है और वही वोट पड़ता है। प्रिंट मीडिया में उसी को दूर करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रोग्राम चलाया, मतदाता जागरूकता एंड अवेयरनेस का। इसमें मतदाता स्वयं यहाँ वोट डाले। अभी यहाँ पर हमने इसमें डमी सिंबल्स लगाए हुए हैं। जिस बटन के आगे आप दबाएंगे उसके आगे वाला सिंबल इस मशीन में छपेगा और 7 सेकंड के लिए आपको पर्ची दिखाई भी देगी। किसी भी प्रकार का भ्रम मतदाता ना पालें। जो वोट आप जिसको देंगे उसी को वोट आपका जाएगा। यही इसका मेन उद्देश्य है। आपका नाम? निश्चल जोशी, मास्टर ट्रेनर हूं मैं भारत निर्वाचन आयोग। माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में और जिला निर्वाचन कार्यालय के दिशा निर्देशन में सभी लोगों के लिए जो क्या कहते हैं अपना वोट मशीन डालकर अपना वोटिंग मशीन के प्रति जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए और इस चीज के लिए कि वो फेमिलियर हो जाए कि वोटिंग मशीन कैसे काम करती है, कैसे उनको वोट देना है, उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए तहसील परिसर में और जगह जगह पे बूथवार हमने वोटिंग मशीन का एक रोस्टर बनाते हुए सघन अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा वार कालाडूंगी विधानसभा, हल्द्वानी और लालकुआं तीनों विधानसभा में यह अभियान चलाया जा रहा है। लोग अपना मतदान का प्रयोग कैसे करना है, कैसे बटन दबाना है, उससे फेमिलियर हो सके, इसके लिए कभी भी जाकर मतदान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति को या जिस चुनाव चिन्ह के समक्ष वो अपना वोट डाल रहे हैं कि वही वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसलिए ये वोटिंग मशीन लगाई गई है। व्यक्ति जब तक ये रोस्टर का कार्यक्रम चल रहा है किसी भी दिन आकर अपना मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा भारत नेपाल सीमा स्थित मेला घाट सशस्त्र सीमा बल डी कंपनी ने इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 20 लाभार्थी युवाओं को प्रमाण पत्र और टूल किट वितरित की है। साथ ही आपको बताते चले कि सशस्त्र सीमा बल को गृह मंत्रालय के तहत जनवरी 2001 में लाया गया था। जून 2001 में एसएसबी को इंडो नेपाल के लिए भी लीड इंटेलिजेंस एजेंसी घोषित किया गया और बाद में मार्च 2004 में एसएसबी को भारत भूटान सीमा भी सौंपी गई और 20 दिसंबर 1963 को चीन भारतीय युद्ध के बाद में एसएसबी की स्थापना हुई थी। एसएसबी का प्राथमिक काम भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को सशस्त्र सहायता देना था। नशे वाली चीजें हैं, जो भी तस्कर है वो आपको ऐसे ग्रेड में ले लेगा कि आपकी लाइफ पूरी बर्बाद कर देंगे। तो जो नए लोग थे आप मतलब अच्छे के लिए प्रयास करना है, क्योंकि एक बार नशे में आदमी चला जाता है तो फिर उसकी लाइफ खत्म है, कुछ नहीं कर पाता है ना। पढ़ने से भी चला जाएगा, घर वालों से भी, और घर में मार पिटाई जो अलग होगी और कैरियर तो बर्बाद ही। तो इन चीज से बचना है।
पढ़ाई करनी है, जो भी आप लोगों को घर वाले जो भी करवाना चाहे कोर्स प्रोफेशनल कोर्स, जब भी इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये नहीं कि इससे बहुत एकदम फर्क पड़ जाएगा लाइफ में, बट धीरे धीरे आप करोगे तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही बनेगी लाइफ। और जब आप सक्सेसफुल आते हैं तो सब आपको पूछते हैं, जब आप सक्सेस नहीं होते तो यार पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। हम भी फेस किए ये चीजें, हमने फेस किया, हम भी तैयारी करते थे, पढ़ते थे। तो वही मैं आपको बताता हूँ हमारा एक्सपीरियंस है कि आप कंटिन्यू की आपको रखनी है, जो भी आपको लाइफ में गोल सेट करना है कि हाँ ये करना है, चाहे वो आपने कोई कोर्स करना है या फिर अपना बिजनेस करना है, ये भी जैसे SSB सशस्त्र सीमा बल की तरफ से हमने 26 दिसंबर 2023 से स्टार्ट किया था और आज 8 जनवरी 2024 में हमें इनका डिप्लोमा मिला जो 2 सप्ताह का था। और इनके द्वारा हमें काफ़ी कुछ सिखाई गई, जिससे हमें काफ़ी अंदाज़ा मिलता है कि बोर्ड और अपने घर के छोटे मोटे या अदर मतलब किसी भी काम को इलेक्ट्रिशियन काम करने के लिए हम अपने आप पर डिपेंड कर सकते हैं, यानी और किसी के साथ मतलब नहीं बुला सकते हैं या और किसी के लिए हम निर्भर नहीं रहेंगे, हम खुद कर सकते हैं। ये इतना हमें सशस्त्र सीमा से प्राप्त हुआ है और इन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया और सिखाओ के लिए उन्होंने 2 सप्ताह का समय दिया और हमें उन्होंने एक खुद ही बढ़िया इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल को बुलाया और जिससे हमें सीख मिली। और सर स्पेसिफिक सशस्त्र सीमा बल की तरफ से हमें एक डिप्लोमा और कोर्स मिले हैं, जिससे हमें अपने घर के लिए कुछ भी छोटा मोटा काम करने के लिए हमें मिल सकता है और छोटा मोटा कोई भी काम हम कर सकते हैं। ये चीज़ मिला है और हमें उसकी तरफ से ये डिप्लोमा मिला है जो हमारे लिए प्रमाणित किया जाता है कि हम कुछ लायक हैं। खबर पौड़ी से है, जहां पर अंकिता भंडारी की दादी का देहांत हो गया है। आपको बता दें कि अंकिता की दादी का पैतृक घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। इस दौरान अंकिता भंडारी के पिता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला। अंकिता की दादी की अंतिम इच्छा यही थी कि वे अपने पोती के हत्यारों को सजा मिलते हुए देखें। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अपने अंतिम संस्कार में भी वह अंकिता का जिक्र करती रही और वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी मदद कर रहे आशुतोष नेगी पर झूठे मुकदमे लगाए जाने और उनकी पत्नी का तबादला करवाने को लेकर भी अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि अगर सरकार मुकदमा वापस नहीं लेती है और उनकी पत्नी का ट्रांसफर नहीं रुकवाती है तो वे आंदोलन करने को विवश होंगे। हालांकि अंकिता के पिता जिला मुख्यालय पर धरने में बैठने वाले थे, लेकिन इस बीच उनकी मां का देहांत होने से वे अभी धरने पर नहीं बैठे हैं। लेकिन अगर जल्द ही इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को विवश होंगे। करती थी और दोनों बच्चे उससे हंसी मजाक बहुत करते थे, तब उसकी गोदी में खेलते थे। और जब उसने उस दिन सुना कि मेरी साक्षी, घर का नाम उसका साक्षी था, अंकिता भंडारी का नाम, घर का नाम साक्षी था, तो बार बार साक्षी बोलती थी, साक्षी तुझे जिसने मारा है उनको तुरंत फांसी मिल जाए और मैं स्वर्ग हो जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको फांसी तो मिली नहीं, लेकिन जो है उसकी दादी स्वर्ग हो गई। और कल ही उसका 12 बजे देहांत हो गया और लास्ट में अंतिम सांस जब वो गिन रही थी तो बस उसी का नाम ले रही थी, साक्षी साक्षी तू कहाँ है। और दूसरी बात कि जो हमारे सोनी जी भाई जी पे जो आरोप लग रहे हैं, मुकदमा चलाए जा रहे हैं और उनकी मिसेज का ट्रांसफर किया जा रहा है, ये मैं तो धामी जी से कहता हूँ कि धामी जी ये आपकी साजिश है कि नहीं है। उसी दिन एक ही डेट को मुकदमा चलाया जा रहा है, उधर उनकी मिसेज का ट्रांसफर किया जा रहा है। अब मैंने पहले भी कहा था कि बार बार ये धमकियां हमें मिल रही थी, आशुतोष भाई को मिल रही थी, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मैंने तो आज की डेट पे धरने की घोषणा कर भी दी थी, जब मैंने डीएम साहब कार्यालय में एक ज्ञापन दिया था, मैंने आज की घोषणा भी कर ली थी, लेकिन अकस्मात मेरे साथ ऐसी घटना घट गई तो मैं नहीं कर पाया। और उस दिन तो मेरी मिसेज भूख हड़ताल पे बैठ गई थी 2 दिन तक, कल और परसों 2 दिन भूख हड़ताल पे बैठ गई थी। तो तब लोग, गांव के लोग आए, उन्होंने कहा कि तू पहले से परेशान है, फिर परेशान है, मर जाएगी बेटे, तू ऐसा काम मत कर अभी। तो तब जाके उसको कल लोगों ने समझाया, तब जाके उसने रात की सांस ली। तो मैं धामी जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने आशुतोष नेगी जी पर जो मुकदमा दायर किया गया है उसको वापस लेना पड़ेगा, और जो आशुतोष नेगी जी की वाइफ का ट्रांसफर किया गया ये भी वापस लेना पड़ेगा। नहीं
बागेश्वर के सरयू गोमती संगम पर आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेला 2024 को लेकर जिला प्रशासन और नगर पालिका बागेश्वर की तैयारियां अंतिम चरण में है। बागेश्वर की एसडीएम मोनिका और अधिशासी अधिकारी हयात सिंह परिहार द्वारा आयोजन की गई जानकारी देते हुए बताया कि 14 जनवरी से उत्तरायणी मेला शुरू होगा और इस साल 6 स्टार नाइटों का भी आयोजन किया जाएगा। मेले को भव्य आकर्षक बनाने के लिए नौकायन और हेली सेवा एवं नए कलाकारों को मौका दिया जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान करने वाले सरयू घाट में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था की गई है। सरयू बगड़ में भी किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। जो हमारा इस वर्ष का उत्तरायणी 2024 का कार्यक्रम है, इसका उद्घाटन जो है वो 14 जनवरी को प्रस्तावित है और इस वर्ष में जो मेले का ड्यूरेशन प्रस्तावित किया गया है, यहाँ की जो मीटिंग हुई थी, जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है और आदरणीय जो जिलाधिकारी महोदय है उनकी अध्यक्षता में, तो 7 दिवस का ये ड्यूरेशन फिक्स हुआ है। 6 नाइट्स का हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो इसमें जिलाधिकारी महोदया ने जो निर्देश हमें दिए गए थे, तो आज पूरा भ्रमण भी कर लिया गया है और हमारी जो इसमें छोटी छोटी कमेटियां बनी हुई है, चाहे वो कल्चरल है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो प्रचार प्रसार की है, सभी कमिटीज के साथ भी हम लगातार बैठक कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को भी इन्वॉल्व करा गया है कमिटीज में। और आज यहाँ पे जो हमारा नुमाइश क्षेत्र की है, मुख्य मैदान रहता है हमारी सभी प्रकार की एक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पे तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। तो सभी तैयारियां चल रही है और उम्मीद है कि जो मेला है वो इस बार और भी बड़ा और भी भव्य होने की हम लोग इस बार नौकायन पिछले साल भी था, इस साल भी नौकायन है और झूले चरखे सर्कस ये पिछले साल भी था, इस साल भी है। और हेली सेवा के लिए हमारा प्रयास भी जारी है। अगर हेली सेवा में नहीं जाती तो हेली सेवा का भी वो करेंगे, कोशिश करेंगे। और एक नया जैसे कोई म्यूजिशियन अगर हमें ढंग का मिल जाए तो एक नाइट में उस हम जो है म्यूजिशियन का प्रोग्राम रखने की बात चलती है। सर, त्रिमागी होगी, श्रद्धालु दूर दूर से आते, तो श्रद्धालु के लिए खास क्या श्रद्धालुओं के लिए नहाने धोने के लिए हमारे कम से कम 2 वहाँ पर महिलाओं उधम सिंह नगर में विकास निगम के परिसर में आयोजित होने वाले उत्तरायणी कौतिक मेला को लेकर कुमायूं सांस्कृतिक उत्थान मंच के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना की और साथ ही आपको बता दें कि कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के तत्वाधान में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन प्रति साल किया जाता है और इसी क्रम में इस बार भी भव्य उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। पारंपरिक तीज त्योहारों, क्षेत्रीय लोक कलाओं और वाद्य यंत्रों और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को संरक्षित कर जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर साल इस मेले का आयोजन किया जाता है। 12 जनवरी 2024 से 17 जनवरी 2024 तक कौतिक मेले को हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि मेले की अगर बात की जाए तो मेले में स्थानीय कलाकारों के अतिरिक्त प्रदेश के सांस्कृतिक दल अपनी अपनी भागीदारी कर उत्तराखंड की महान लोक संस्कृति को भी उत्तरायणी कौतिक मेला खटीमा के मंच से जन जन तक पहुंचाएंगे। कोई भी जैसे रामलीला वगैरह में भी सबसे पहले पूजन कर करके उसकी ध्वजा फहराई जाती है, उसी प्रकार हम अपनी ध्वजा यहाँ लगाते हैं और ईश्वर का आह्वान करते हैं कि हमारी जो प्रोग्राम है उसको सफल बनाए और निर्विघ्न सफल। हमारा इस बार का 6 दिवसीय कार्यक्रम उद्देश्य है अपनी संस्कृति को, लोक कला को बोली भाषा, लोकगीत, लोक पर्वों को जन जन तक पहुंचाना। किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा हर संस्कृति में देव पूजन किया जाता है। तो इस भूमि में हम इतने पिछले 20 सालों से मेला लगातार करते आ रहे हैं, वो निर्विघ्न हो, कहीं से कोई बाधा ना आए और जो हम अपनी लोक संस्कृति, लोक कला को आगे बढ़ाने की, क्योंकि इस तराई में आकर हमारी संस्कृति, हमारी लोक कला को बच्चे भूलते जा रहे थे, तो उससे परिचित कराएं और हमारा जो भी कार्यक्रम हो निर्विघ्न समापन हो, बिना बाधा। इसलिए हम यही है कि जो हमारे बच्चे, क्योंकि हम पहाड़ों के रहने वाले लोग हैं, हमारी जो लोक कला, लोक संस्कृति बहुत धनी है, लेकिन
उनका प्रचार प्रसार न होने के कारण हमारे बच्चे अछूते रहते थे उससे। तो उन तक ये कला पहुंचे, हमारी कितनी रिच इसकी संस्कृति है, ये बात हमारे बच्चों को पता चले, आने वाली पीढ़ी को पता चले, ये हमारा उद्देश्य है। कितने 6 दिवसीय कार्यक्रम 12 से 17। हमारे पत्रकार बंधुओं का भी व्यक्तिगत है। सड़कों के लिए गड्ढा मुक्त ऐप पर कितनी शिकायतों का निस्तारण हुआ है, सरकार ने पिछले दिनों जारी किया था। उसको लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज ने भी कहा है कि उसे ऐप के माध्यम से सड़कों में जो भी गड्ढे हुए हैं उनको शिकायतों के आधार पर उनका संज्ञान लिया जाता है, उनको ठीक भी किया जाता है। मंत्री ने कहा कि ज्यादातर शिकायतें जो हैं वो गांव की सड़कों को लेकर आ रही, लेकिन गांव की सड़कें उस ऐप से नहीं जोड़ी गई हैं। लिमिटेड बजट होने के कारण इसमें हमने सभी स्टेट हाईवे को थोड़ा जोड़ा भी था। जैसे जैसे फंड्स हमें मिल जाएगा वैसे वैसे गांव की सड़कों को भी इस ऐप के माध्यम से जोड़ा जाएगा। उसका निस्तारण हो रहा है। शिकायतें उसमें क्या है कि गांव की सड़कें के बारे में लोग जो हमें भेज रहे हैं, गांव की सड़कें इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। बजट का कंस्ट्रेन है और लिमिटेड बजट होने के नाते इसमें हमने स्टेट हाईवेज रखी थी, उनका हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे फंड्स आएंगे हम गांव की सड़कें भी इसमें लेंगे। देहरादून के झाझरा में मंगलवार सुबह प्लांट में रखे गैस सिलेंडर से क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसके बाद में सूचना मिलते ही थाना प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंचे और इलाके को खाली कराया गया। जानकारी के मुताबिक घटना तड़के ही बताई जा रही है और थाना प्रेमनगर को सूचना मिली कि झाझरा क्षेत्र के एक खाली प्लॉट में गैस सिलेंडर से रिसाव हो गया था, जिसके कारण सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची और अभियान शुरू किया गया। आसपास के क्षेत्र में घरों के लोगों को भी बाहर सुरक्षित निकाला गया और मौके से गैस सिलेंडर को हटाने की कार्यवाही भी की जा रही है। और इस दौरान एसएसपी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और मामले की जांच लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि सिलेंडर को प्लांट में किसने रखा, ये भी जांच की जा रही है। क्या हो गया? ये क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है और इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि आंखों में इरिटेशन और थ्रॉट जो है वो ऐसा लग रहा है चोकिंग वाली स्थिति है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे इसकी सूचना प्राप्त हुई तो जो हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर की टीम, पुलिस प्रशासन के सभी लोग आए हुए हैं और इसको डिफ्यूज करने की कार्रवाई चल रही है कि किस तरीके से इसका जो इफेक्ट है वो कम से कम हो ताकि आसपास लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नुकसान वगैरह तो नहीं है? अभी फिलहाल कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये चूंकि क्लोरीन ऐसी गैस है जो प्राणघातक गैस होती है बेसिकली। फिलहाल जो है इसको पानी के अंदर डाल दिया है और चूना डाल दिया गया है ताकि इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। सहदेव सिंह पुंडीर, विधायक सहसपुर। क्या हुआ आपके क्षेत्र में? ये यहाँ पर एक खाली प्लॉट में, जिसका प्लॉट है क्लोरीन के 7 सिलेंडर काफी समय से यहाँ पर पड़े हुए थे और जिसमें लीकेज हो गया है और काफी जो बड़ी घटना का खतरा था। लेकिन अपने शासन और प्रशासन, अपने जो है एसडीएम महोदय, एडीएम महोदय, कप्तान साहब और अपने जो है पुलिस प्रशासन के और अपने ग्राम प्रधान जी की सक्रियता, सबकी सक्रियता से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें यहां पर मौके पे मौजूद हो गई और इस स्थिति पे कंट्रोल किया गया है। और लेकिन यह बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने अभी बात भी किया पुलिस प्रशासन से कि जिसके गैस क्लोरीन के सिलेंडर हैं उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो पुनरावृत्ति इस प्रकार की ना हो। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पुलिस प्रशासन का सभी का कि जिन्होंने मौके पर आकर इस चीज पर जो है नियंत्रण किया। वहीं नैनीताल पुलिस ने 266 फरियादियों के चेहरे पर नए साल में मुस्कान लौटाई है। पुलिस ने 44 लाख
91,000 के 266 मोबाइल फोन जो हैं वो बरामद किए। मोबाइल रिकवरी सेल ने पिछले अक्टूबर महीने से अब तक लोगों के खोए हुए मोबाइल की रिकवरी की है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन देकर चेहरे पर मुस्कान लौटाई है। आपको बता दें कि इस दौरान अपना खोया मोबाइल पाकर लोगों ने भी नैनीताल पुलिस का धन्यवाद अदा किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा का कहना है कि मोबाइल रिकवरी सेल लगातार लोगों के खोए हुए मोबाइल को खोजने का प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में वे लगातार लोगों के मोबाइल रिकवर कर उन तक पहुंचा रही है। आगे भी इसी तरह लोगों के खोए हुए मोबाइल्स को वापस किया जाएगा। नैनीताल पुलिस बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और मेरा फ़ोन खोया था 2023 में मई में और मेरे को 4-5 महीने के अंदर अंदर मेरा फ़ोन जो है वो मिला है और नए साल की मतलब एक तरीके का नैनीताल पुलिस से मेरे को गिफ्ट मिला है ये और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरा फ़ोन जो है मिलेगा, बट मेरे को बहुत खुशी हुई है कि मेरा फ़ोन मुझे मिला है। आपका नाम? सुखमीत सिंह। हल्द्वानी से यहीं से लोकल से आई हूँ और मुझे मेरा फ़ोन मिलने की बहुत खुशी है, जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे मेरा फ़ोन मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। हल्द्वानी से, ये लोकल हल्द्वानी से आई हूँ। मेरा लड़का आर्मी में है और मेरे लड़के का फ़ोन खोया था। मेरे को बहुत बहुत नए साल में बहुत खुशी हो रही है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पुलिस से। आपका नाम? योगेश्वरी कर्मिया। देखिए, आज हमने जो रिकवरी की है, अगर हम वैसे बात करें लास्ट के 3 महीने की, तो लास्ट के 3 महीने में हमने 266 मोबाइल जो है वो रिकवर किए हैं। इनकी कीमत लगभग 45 लाख के आसपास है और अगर पूरे 2023 की बात की जाए तो 2023 में हमारे द्वारा लगभग 900 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 1,58,00,000 रुपए है। जो पब्लिक के लोग हैं इनको मोबाइल जो है सुपुर्द किए गए हैं। एक सेल बना हुआ है जिसमें हमारे इंस्पेक्टर पंच साहब और एक हमारे कर्मचारी, 3 कर्मचारी। जो सेल है ये पौड़ी में गढ़वाल का चावल लेकर आ रहा ट्रक NHPC मोड़ देवप्रयाग के पास में खाई में गिर गया है, जिसे चालक जगजीत सिंह की मौके पर मौत हो गई है और जिसको SDRF की मदद से बाहर निकाला गया है। चालक के परिजनों को भी सूचित किया जा चुका है। आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। ऋषिकेश चीला रोड पर आपको बता दें कि चीला पावर हाउस के समीप एक बड़ी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना वन विभाग की एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें सवार लोगों की मौके पर मौत हो गई। बाकी 2 लोगों की तलाश शक्ति नहर में की जा रही है और मिली जानकारी के अनुसार फॉरेस्ट की गाड़ी का टायर निकले और आपको बता दें कि संतुलन बिगड़ने पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और सवार लोगों की मौत हो गई। और साथ ही आपको बता दें कि ट्रायल के लिए लाया गया था और कुछ घायल वन कर्मियों को एम्स ले जाया गया है। आपको बता दें कि खबर ऋषिकेश से है, जहां पर नई गाड़ी के ट्रायल के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। वन विभाग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और साथ ही आपको बता दें कि हादसे में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। पूरा मामला ऋषिकेश का है, जहां पर नई गाड़ी के ट्रायल के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं वन विभाग की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें हादसे के दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।